कभी सोचा है वो जो गोली हम निगलते हैं उसके बाद असल में होता क्या है? ये बस इतना सिंपल नहीं है कि वो पानी में घुली और काम करना शुरू कर दिया। जी नहीं, ये तो एक जासूसी मिशन की तरह है। एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और आप कह सकते हैं छुपी हुई जर्नी की बस शुरुआत है, जो हर दवा को हमारे शरीर के अंदर पूरी करनी होती है। तो चलिए इस मिशन की गहराई में उतरते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये हमारी पूरी पड़ताल का समझिए एक रोड मैप है। ये उन 4 मेन स्टेजेस को दिखाती है जिनसे हर दवा को गुजरना ही पड़ता है। कौन कौन सी? पहला है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, उसके बाद मेटाबॉलिज्म या चयापचय और आखिर में एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो आज हम इस दवा के मिशन के 5 सबसे अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। मतलब हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये सफर शुरू कैसे होता है, ये दवा शरीर की सीमाओं को कैसे पार करती है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम के हाईवे पर कैसे घूमती है, अपनी असली मंजिल तक पहुंचती कैसे है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिर में कितनी दवा अपना काम करने के लिए बच भी पाती है। तो ठीक है, चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने वाला जो विज्ञान है ना, उसे फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर सीधी भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि हमारा शरीर किसी दवा के साथ क्या करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स असल में है क्या? ये शरीर के अंदर, उसके आर पार और उससे बाहर दवा की मूवमेंट का एक तरह से हिसाब किताब है। यही साइंस ये तय करने में मदद करता है कि भाई किसी दवा की सही डोज क्या होगी, उसे दिन में कितनी बार लेना है और समय के साथ उसका असर कैसा रहेगा। मतलब ये दवा की पूरी कहानी के पीछे का साइंस है। तो अब हमारे ड्रग एजेंट के लिए पहली बड़ी चुनौती आती है। वो क्या है? जहां से दवा दी गई है वहां से निकलकर ब्लड स्ट्रीम यानी खून के बहाव में शामिल होना, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन या अवशोषण। देखिए, हर दवा को एक बुनियादी रुकावट पार करनी होती है, जिसे हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जैविक झिल्ली कहते हैं। इसे आप हमारे शरीर का बॉर्डर कंट्रोल समझ सकते हैं। ये ज्यादातर फैट यानी वसा से बनी होती है और इसमें कुछ खास प्रोटीन के गेट या दरवाजे लगे होते हैं, जो ये कंट्रोल करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। देखिए, जो दवाएं फैट में घुल जाती हैं वो तो इस बाड़ से मतलब झिल्ली से बड़ी आसानी से फिसलकर निकल जाती हैं। इसे कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन कुछ दूसरी दवाएं होती हैं जिन्हें अंदर जाने के लिए एक खास की कार्ड की जरूरत पड़ती है, मतलब एक कैरियर प्रोटीन जो उन्हें इस दरवाजे से अंदर लेकर जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना, कि कुछ दवाएं खाली पेट क्यों लेनी होती हैं और कुछ खाने के साथ। इसका जवाब पीएच के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, जो ये तय करता है कि दवा कितनी आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब होगी। और ये जो आयन ट्रैप का कॉन्सेप्ट है, ये इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, पेट के एसिडिक माहौल में एक कमजोर एसिड वाली दवा ऐसी फॉर्म में होती है जो मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो एक अलग पीएच वाले मतलब कम एसिडिक माहौल में पहुंचती है, उसका रूप बदल जाता है। वो चांज हो जाती है और वहीं फंस जाती है, पार नहीं जा पाती। इसी को आयन ट्रैपिंग कहते हैं। तो इसका असल जिंदगी में बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कि एस्पिरिन, जो एक एसिडिक दवा है, वो पेट से ही अब्जॉर्ब होती है, और यही आयन ट्रैपिंग कभी कभी पेट में जलन की वजह भी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो दवाएं बेसिक होती हैं वो पेट में ज्यादातर आयोनाइज्ड रहती हैं, मतलब फंसी रहती हैं, और अब्जॉर्ब होने के लिए कम एसिडिक माहौल यानी आंतों तक पहुंचने का इंतजार करती हैं। यहाँ तक कि यूरिन का पीएच बदल कर भी हम दवा के उत्सर्जन को तेज कर सकते हैं। तो चलिए कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। एक बार दवा खून में पहुंच गई तो इसका मतलब ये नहीं कि यात्रा खत्म हो गई, नहीं, बल्कि अब तो असली सफर शुरू हुआ है। अब उसे ब्लड स्ट्रीम के इस हाईवे पर सवार होकर पूरे शरीर में फैलना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब देखिए, कई दवाएं अकेले सफर नहीं करती। वो क्या करती हैं? वो खून में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन से जाकर जुड़ जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी वीआईपी के साथ एक एस्कॉर्ट चल रहा हो। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जब तक दवा इस प्रोटीन से बंधी हुई है वो इनएक्टिव रहती है, मतलब अपना काम नहीं कर सकती। वो एक तरह से वेटिंग एरिया में है। सिर्फ आज़ाद दवा ही अपना असर दिखा पाती है। और मजे की बात यह है कि दवाओं का ये बंधन बहुत अलग अलग हो सकता है। यहाँ देखिए,
एक ही दवा परिवार बेंजोडाइजेपाइन फैमिली के अंदर कितना फर्क है। फ्लूराजेपाम सिर्फ 10% जुड़ता है, जबकि डायजेपाम 99% तक। और यही अंतर ये तय करता है कि कोई दवा शरीर में कितनी देर तक अपना असर दिखाएगी। अब दवा को अपनी असली मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से ना बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन की तरह होते हैं, जहां घुसना बहुत ही मुश्किल होता है। इन जगहों पर दवा को एक खास सुरक्षा घेरा पार करना पड़ता है। और इन बाधाओं में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत है ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे हम BBB भी कहते हैं। ये एक लिपॉइडल बैरियर है, मतलब एक फैट से बनी दीवार जो हमारे दिमाग की हिफाजत करती है। ये गैर लिपिड घुलनशील, यानी जो दवाएं फैट में नहीं घुलती, उनके प्रवेश को रोक देती है। सिर्फ कुछ गिनी चुनी दवाएं ही इसे पार कर पाती हैं। यहाँ इन दोनों तस्वीरों में अंतर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बाईं तरफ है एक नॉर्मल कैपिलरी, एक आम चेक पॉइंट जहां कोशिकाओं के बीच गैप है, लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है ब्रेन कैपिलरी, एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन। यहाँ कोशिकाएं एक दूसरे से कसकर जुड़ी हैं, कोई गैप नहीं है। और यही वजह है कि सिर्फ कुछ खास लिपिड सॉल्युबल दवाएं ही इस जोन में दाखिल हो सकती हैं। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब सवाल ये है कि मिशन कितना कामयाब रहा। मतलब शुरुआत में ली गई डोज का कितना हिस्सा असल में अपना काम करने के लिए ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच पाया। और इसी को मापने के लिए एक टर्म है बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता। सीधी भाषा में ये दी गई डोज का वो हिस्सा है जो अपने असली रूप में बिना बदले सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी खून के बहाव तक पहुंचता है। ये किसी भी दवा के मिशन की कामयाबी का समझे फाइनल स्कोर कार्ड है। और ये ग्राफ हमें अलग अलग मिशन के नतीजे दिखाता है। देखिए, समय के साथ दवा की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उसकी बायोअवेलेबिलिटी को दर्शाती है। कर्व ए को देखिए, ये एक तेज और सफल मिशन है। कर्व बी थोड़ा धीमा है लेकिन उतना ही सफल है। लेकिन कर्व सी, ये एक फेल मिशन है, जहां दवा कभी भी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई जहां वो अपना असर दिखा सके। और एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, मुंह से ली जाने वाली दवाओं के लिए बायो अवेलेबिलिटी लगभग हमेशा 100% से कम होती है। मतलब कुछ न कुछ दवा रास्ते में हमेशा खो जाती है या बर्बाद हो जाती है। तो सवाल उठता है कि ये 100% क्यों नहीं होती? इसकी कई वजह हैं। हो सकता है दवा आंत से पूरी तरह एब्जॉर्ब ही ना हुई हो, या पेट के एसिड या एंजाइम्स ने उसे नष्ट कर दिया हो। एक और वजह है कि कुछ पंप दवा को वापस आंत में धकेल देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें होता यह है कि लिवर दवा के पूरे शरीर में सर्कुलेट होने से पहले ही उसे पकड़कर डीएक्टिवेट कर देता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर हम किसी दवा की इस यात्रा को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, तो क्या हम बेहतर नेविगेटर बन सकते हैं? क्या हम भविष्य में ऐसी स्मार्ट दवाएं डिजाइन कर सकते हैं जो इन सारी बाधाओं को और बेहतर तरीके से पार कर सकें? या शायद दवाओं को सीधे उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए शरीर के ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हैक कर सकें? ये एक ऐसा रोमांचक क्षेत्र है जहां विज्ञान लगातार नई संभावनाएं तलाश रहा है।